अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द किंग ऑफ ऑल केमिकल्स दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है आपके पास। तो सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि आप जानते हैं बेटे कि सल्फ्यूरिक एसिड हम किसे कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड असल में हम कहते हैं H2SO4। इस एसिड को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड मेरा बेटा, इसका अगर मैं कॉमन नेम आपको बताऊं तो ये आपके पास कॉमन नेम इसका है ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसको कहा क्या क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। असल में जो विट्रियोल का वर्ड है ना, वो सल्फेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। सिमिलरली कॉपर सल्फेट है, उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। और ये एक बड़ा एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इसका कॉमन नेम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। आज हमने क्या सीखना है? आज हमने ये सीखना है कि इसको प्रिपेयर की कैसे किया जाता है, और ये किसने पहली दफा बनाया, और ये सारा मामला कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है ना बेटे। कॉमन नेम इसका ऑयल ऑफ विट्रियोल है, और इसको बनाने का श्रेय एक मुस्लिम साइंटिस्ट को जाता है जिसका नाम आप जानते हैं, दैट इज जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ने पहली दफ़ा इस एसिड को बनाया, मतलब वो इस एसिड को बनाने वाला पहला शख्स था। उसके बाद फिर आपके पास 14वीं-15वीं सदी के अंदर जाके यूरोप के अंदर और बहुत सारी दुनिया के हिस्सों के अंदर इसको बनाना शुरू कर दिया गया इंडस्ट्रियल स्केल पे। और आज ये अंदाज़ा लगा लें आपके कि ये एसिड इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं जिसके अंदर इस एसिड का यूज़ नहीं है। इवन के अगर आपने किसी मुल्क की इकोनॉमी का अंदाज़ा लगाना है कि उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, वो कितना पावरफुल है इंडस्ट्री के अंदर, तो आप ये देख लें कि उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होगा उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ लाजमी है। तो ये सेरा किसके सर जाता है? जाबिर बिन हयान के सर। तो असल में हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो आज एक मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक होता है लेड प्रोसेस, एक है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। अभी जो आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के, ये हम इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली यही यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और बड़ा ही आसान और सस्ता मेथड है हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का। असल में ये मेथड किसने डेवलप किया था? ये बेटे डेवलप किया था एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसका नाम था नैश। मैं इसको नैश भी कह देता हूँ कई दफ़ा मजाक में। तो नैश साइंटिस्ट था, असल में ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में आज भी जो सबसे कौम आगे है, जो मशहूर है, वो जर्मन ही हैं। तो ये एक जर्मन केमिस्ट था नैश, इसने हमारे पास ये मेथड दिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के असल में बेसिकली बेटे पार्ट्स कितने हैं इसके? बेसिकली 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट के अंदर हम क्या करते हैं? सल्फर बर्नर कहते हैं, दूसरे को प्योरीफाइंग यूनिट, तीसरे को कॉन्टैक्ट टावर और चौथे को एब्जॉर्प्शन यूनिट। अब इस प्रोसेस के अंदर हम करेंगे क्या बेटे? इस प्रोसेस के अंदर हम सल्फर लेकर सबसे पहले उसे सल्फर के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे हम क्या बनाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो पहला इसका मतलब हमारे पास है यूनिट, वो है सल्फर बर्नर। तो जो कि यहाँ पे शो किया गया है, दिस इज कॉल्ड एज सल्फर बर्नर। ये आपके पास क्या है? सल्फर बर्नर है। बेसिकली हम करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास बेटे सल्फर होता है मोल्टन फॉर्म के अंदर, क्या सल्फर जो होता है मोल्टन फॉर्म के अंदर, हम उसको क्या करते हैं? इस बर्निंग यूनिट के अंदर लेके जाते हैं और इसको क्या करेंगे? यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे बेटे हम इसको करेंगे बर्न। तो जब सल्फर यहाँ पे बर्न हो जाता है तो बेटे वो अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा? तो क्या कर सकते हैं कि सल्फर लेके आए और उसका रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा? SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप इसको फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब पहला रिएक्शन आपके पास यही होगा कि हमने सल्फर का ऑक्साइड बनाना है, बाकी फिर इसमें जब हम फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यही सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट सल्फर को बर्न कर लें, या अगर सल्फर हमें नहीं मिलती तो हम आयरन पायराइड, जो कि एक आयरन की और है, सल्फर की और कह लें, वो यूज कर सकते हैं। आयरन पायराइड क्या होता है? आयरन पायराइड आपके पास होता है बेटे FeS2, दिस इज कॉल्ड एज आयरन पायराइड। आप क्या करें? 4 आयरन पायराइड के मॉलिक्यूल ले लें और आप ले लें 11 ऑक्सीजन के, मतलब बर्न करें आयरन पायराइड को, या इसके अंदर करके आप बर्न करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बन जाएगा बेटे आयरन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने ऑक्साइड के अंदर,
ठीक है, आयरन कन्वर्ट हो गया अपने ऑक्साइड के अंदर, और बाकी पे जो सल्फर है आपके पास कितने हैं यहाँ पे, ये 2 हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएंगे 8, फिर SO2 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। जो हमारा पहला गोल क्या है कि सल्फर को बर्न करें, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर है, डायरेक्ट ले आए या वैसे ले आए, और क्या बना लें हम SO2, और यही SO2 फिर बेटे आगे हमारा यूज होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्या, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम यहाँ पे बर्न करते हैं और यहाँ पे हमारे क्या प्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पे बेटे हमारा प्रोड्यूस हो चुका है SO2 गैस, जो जिस तरह मर्जी प्रोड्यूस कर लें। उसके बाद जब सल्फर बर्नर अपना काम कर देते हैं तो उसके बाद देखें हम सल्फ्यूरिक एसिड को जब बनाना चाहते हैं ना, तो उस पर डस्ट नहीं होनी चाहिए, जो भी गैस बने उसके अंदर आर्सेनिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आर्सेनिक एक एलिमेंट है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो उसके लिए खतरनाक है, उसके लिए पॉइजन है, उसको काम करने की इजाज़त नहीं देता। तो इस वजह से जो भी सल्फर यहाँ पे बने, सल्फर की ऑक्साइड की गैस की जो बने, इसका प्योर होना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम इसको लेके जाते हैं प्योरीफाइंग यूनिट के अंदर, जो कि इसको प्योर करता है। सबसे पहले प्योरीफाइंग यूनिट के जिस हिस्से में इसको लेके जाया जाता है बेटे, ये वाला जो पहला हिस्सा है, इसको फिर हम बोलते हैं, ये आपके पास है डस्ट रिमूवर। ये क्या है, इस हिस्से का नाम क्या है, डस्ट रिमूवर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्योरीफाइंग यूनिट का पहला जो आपके पास पार्ट क्या है, कि आपको सबसे पहले डस्ट रिमूवर्स को यूज करना है, जो कि आपकी डस्ट को रिमूव करेंगे। इनका काम क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देना। तो यहाँ पे हम इसको करने के लिए क्या यूज करेंगे बेटे, इसको करने के लिए, ये काम अपना कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टीम। क्या, स्टीम। देखो जो भी गैस के यहाँ पे पार्टिकल्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स आ गए, सल्फर डाइऑक्साइड। अब इनके साथ अगर हल्का फुल्का भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी वगैरह लगी होगी, तो क्या होगा कि ये जो स्टीम है ये उसको नीचे बिठा देगी, उसको मिलाएगी। जैसे मिट्टी उड़ रही हो तो हम पानी का छिड़काव करते हैं तो वो बैठ नहीं जाती नीचे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास केस होगा, और सारी की सारी जो डस्ट होगी फिर वो यहाँ पे ऐसे बैठ जाएगी। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या किया, डस्ट को रिमूव किया। कैसे, बाय यूजिंग स्टीम। ओके, ये ऐसे ही नोट कर लें क्योंकि एमसीक्यू में सारे के सारे बाय यूजिंग स्टीम। एक चीज होगी क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी हम बर्निंग करके आए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे जाहिर सी बात है बर्निंग की है तो हीट तो प्रोड्यूस ही होगी। तो अगला जो हमारे पास ये जो आप पाइप्स देख रहे हैं, ये असल में पाइप्स जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ये लेड से बने हुए हैं, लेड के पाइप्स हैं। किसके पाइप्स हैं ये, लेड के पाइप्स हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है कूलिंग करना। क्या काम है इनका, कूलिंग करना, ठीक है ना। मतलब जो आपके पास आपकी जो यहाँ पे गर्म गैस है, हॉट है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कूल भी तो करना ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट क्या होगा, कूलिंग यूनिट। तो मैं इसको कह देता हूँ कि आगे हमारे पास क्या आएगा, कूलिंग यूनिट। हमारे पास आगे क्या आ गया, कूलिंग यूनिट। अब इस कूलिंग यूनिट के अंदर हमारे पास क्या है, लेड के पाइप्स हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके पास हीट को रिमूव कर देते हैं, और टेम्परेचर फिर आपके पास जो गैस का होता है वो तकरीबन 100 सेल्सियस हो जाता है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा होता था जब हमने बर्निंग की। तो सेकंड आपके पास यूनिट हो गया कूलिंग यूनिट। अब ये सारा कुछ प्योरीफाइंग है, ये प्योर करने का हिस्सा है। पहले डस्ट रिमूव की, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर कम कर दिया। नो व्हाट नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट बेटे हम क्या करने वाले हैं, स्क्रबर। अगला जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं स्क्रबिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, स्क्रबिंग यूनिट। स्क्रबिंग यूनिट, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर वो जो आपके पास गैस है उसके साथ कोई और चीज लगी हो, और कोई और चीज लगी हो, ठीक है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक बार फिर से गुजारते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेटे इसके ऊपर वाटर फेंकते हैं। क्या, वाटर, H2O, वाटर ऐसे नीचे फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ वाटर स्टीम की फॉर्म में नहीं है, पानी ठंडा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, वाटर इसके ऊपर फेंकते हैं। तो गैस के साथ अगर कोई फिर एक्स्ट्रा चीज लगी हुई हो अदर देन डस्ट, जो पहले बच गई हो या कोई भी चीज मतलब बच गई हो, तो बेटे फिर वो इस वाटर के साथ मिलके कहाँ आ जाती है, ऐसे नीचे आ जाती है। और हम क्या कर लेते हैं, इस गैस को और ज्यादा प्योर कर लेते हैं, जो कि हमने आगे यूज करना है, ठीक है ना। तो स्क्रबर में हमने क्या यूज किया, अगला यूनिट हमारे पास क्या है, अगला यूनिट हमारे पास है स्क्रबर्स।
और स्क्रबर्स क्या करते हैं, स्क्रबर्स जो हैं वो वाटर को यूज़ करते हैं और वाटर को यूज़ करते हुए गैस को और ज़्यादा प्योर कर देते हैं। अगर उसके साथ कोई इम्प्योरिटी लगी हुई है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मतलब रिमूव करेंगे किस चीज़ को, इम्प्योरिटीज़ को। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिसको हम बार बार साफ सुफ कर रहे हैं, वो वाटर के अंदर हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे 100 है, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा नहीं है कि H2O जो है वो SO2 के साथ रिएक्शन करेगा, कोई H2SO4 तो नहीं बना देगा, कुछ और चीज़ तो नहीं बना देगा, ऐसा कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा। सिर्फ जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर के साथ जुड़ेंगी और वो नीचे चली जाएंगी। तो ये काम है आपके पास इस यूनिट का, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रबर यूनिट। अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि देखो जब हमने वाटर फेंका तो सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के साथ कुछ वाटर पार्टिकल्स लग गए होंगे, तो गैस क्या होगी वेट। तो अगला हमारे पास कोई यूनिट है, इसको हम बोलते हैं ड्राइंग यूनिट। ये कौन सा यूनिट है, ड्राइंग यूनिट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारा SO2 गैस है हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई मतलब उसमें से वाटर रिमूव करते हैं। अब ड्राई करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, ड्राई यूज करने के लिए हमें कोई ड्राइंग एजेंट चाहिए ना, ठीक है ना। तो अगला जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग यूनिट, ताकि जो पिछले प्रोसेस के अंदर हमारे पास वाटर लग गया उसके साथ उसको हम ड्राई कर सकें, रिमूव कर सकें। अच्छा बहुत सारे ड्राइंग एजेंट्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही है। सर H2SO4 तो बना रहे थे बेटे, जिस कंपनी के अंदर H2SO4 वाला प्रोसेस चल रहा है उनके पास H2SO4 बहुत ज़्यादा है, और आपका जो H2SO4 है वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि एक तो उनके पास वो एक्सेस में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा ये भी आपके पास एक ड्राइंग एजेंट है, ये भी आपके पास एक ड्राइंग एजेंट है। तो बजाय इसके कि हम बाहर से कोई नया ड्राइंग एजेंट खरीद के लाएं, इतना ज़्यादा इससे पहले कहीं बना पड़ा होगा, वो उसी से ही आगे क्या कर लेते हैं, उसी को यूज़ करते हुए आगे गैस को ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यूज़ किया जाएगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा H2SO4। तो ऊपर हमारे पास ऐसे छलनी सी लगी होती है, उससे H2SO4 नीचे आ रहा होता है, और यहाँ पे जो गैस होती है H2SO4 उसके साथ जो भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसको बेटे अपने साथ अटैच करता है और क्या कर लेता है, रिमूव कर देता है। तो इस प्रोसेस तक आपके पास अब गैस क्या हो चुकी है, ड्राई भी हो चुकी है। अंडरस्टैंड, हम गैस को साफ सुथरी कर रहे हैं। पहले स्टीम दे के डस्ट रिमूव की, फिर उसको कूल किया, फिर उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव की, अब हमने उसमें से वाटर भी रिमूव कर दिया ताकि गैस हो जाए बिल्कुल ड्राई। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास आ गया एक बड़ा ही क्रूशियल यूनिट, बड़ा ही क्रूशियल यूनिट। इसमें हमें बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। इसको बोलते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक है ना जो, वो तो मेरा बेटा डेप्थ है इस प्रोसेस की। अगर हल्का सा भी आर्सेनिक चला गया ना, असल नहीं है कि सल्फर जहाँ पे होता है ना वहाँ पे आर्सेनिक भी उसके साथ पड़ा होता है, मिल जाता है ओर्स के अंदर या इस तरह की चीज़ों के अंदर, तो खतरा होता है कि आर्सेनिक ना आ जाए। और अगर आर्सेनिक आगे आ गया तो हमारा जो मेन प्रोसेस है जो कॉन्टैक्ट टॉवल के अंदर होता है वो ख़राब हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं हो पाता क्योंकि कैटालिस्ट को ये ख़राब कर देता है आर्सेनिक। तो अगला है हमारे पास फिर आर्सेनिक प्योरीफायर। ये एक आपके पास क्या होता है, एक टावर होता है, और उस टावर के अंदर हमने जगह जगह पे एक चीज़ रखी होती है, दैट इज FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक प्योरीफायर का काम करती है। मतलब अगर किसी जगह पे आर्सेनिक होगा तो वो इसको अपने साथ अटैच कर लेगी। ऐसे शेल्फ बनाए होते हैं हमने, और उन शेल्फ के ऊपर हमारे पास ये FeOH थ्राइस पड़ा हुआ है, जो कि उसको जो भी आर्सेनिक गैस के अंदर होता है उसको रिमूव कर लेता है। तो गैस यहाँ से आती है और गुजरते 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 उसके अंदर जो भी आर्सेनिक होता है वो इनके साथ जुड़ जाता है, और गैस जब आगे जाती है तो बिल्कुल क्या होती है, प्योर होती है, ठीक है ना। तो मतलब अगला हमारे पास जो यूनिट है वो कौन सा है, आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक प्योरीफायर। और आर्सेनिक प्योरीफायर क्या यूज़ करता है, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। और ये क्या करता है कि आर्सेनिक को क्या कर देता है, प्योरीफाई कर देता है, प्योरीफायर के तौर पे काम करता है। समझ आ गई बात। तो अब हमारे पास आखिरी जो प्रोसेस होता है वो हमारा है टेस्ट बॉक्स। अच्छा देखिए तो सही कि हमने जो गैस को साफ किया है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि नहीं। हम बड़ी एहतियात करते हैं प्रोसेस के दरमियान। हम बेटे फिर आगे आता है हमारे पास लास्ट पे टेस्ट बॉक्स। टेस्ट बॉक्स के अंदर हमने लाइट फेंकते हैं। अब लाइट की भी डिफ्लेक्शन से चेक करते हैं अंदर डस्ट तो नहीं, अंदर कोई चीज़ तो नहीं रह गई होगी,
मतलब हम गैस को टेस्ट बॉक्स के अंदर चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर कोई डस्ट, कोई ऐसी इम्प्योरिटी तो नहीं जो आगे जाके रिएक्शन को इफेक्ट करेगी। तो अगर हमें यकीन होता है कि नहीं सब ओके है तो हम गैस को आगे जाने देते हैं, और अगर यकीन नहीं होता फिर हम गैस को दोबारा से यहाँ भेजते हैं और दोबारा से इसको प्योरीफाई करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टेस्ट बॉक्स तक हमारे पास कौन सा यूनिट है, दिस इज कॉल्ड एज प्योरीफाइंग यूनिट। तो अगर यहाँ से सब कुछ ओके हो जाए तो गैस को फिर अगले प्रोसेस की इजाज़त मिलती है, मतलब कॉन्टैक्ट टावर में जाने की इजाज़त मिलती है, जिसके अंदर हमारा मेन प्रोसेस होना है। ठीक है ना, गैस प्योरीफाई होगी, जलाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई, प्योरीफाई किया, प्योरीफाई हो गई। अब आएगा हमारा काम में, अब अगला टावर के अंदर इसको भेज दिया जाता है, अगले टावर के अंदर। और बेटे इस टावर को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट टावर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्रोसेस होना है। अब इस कॉन्टैक्ट टावर के अंदर ये जो ब्लू कलर के आप रॉड्स देख रहे हैं, ये असल में क्या चीज है बेटे, ये है आपका कैटलिस्ट, दैट इज V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कैटलिस्ट है और आर्सेनिक इसी कैटलिस्ट को खराब करता है, इसलिए हमने इसको पहले ही निकाल दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बेटे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और वो ऑक्सीजन, और इधर से कौन सी गैस आ रही है, यहाँ से आ रही है SO2। मतलब हम SO2 का रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन बाय यूजिंग V2O5 एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर, तकरीबन 400 से 500 सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है कॉन्टैक्ट टावर का, 400 से लेकर 500 सेल्सियस तक। तो हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो मैं लिख देता हूँ कि रिएक्शन क्या होगा कॉन्टैक्ट टावर के अंदर। बेटे रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी देखो कि SO2 जब O2 के साथ रिएक्शन करेगी तो ये आपके पास बना देगी SO3, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर इससे आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे हम, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूं, कंडीशंस क्या हैं इस सारे काम के लिए, मतलब टेम्परेचर और कैटालिस्ट। कंडीशन में कौन सी चीजें आ जाती हैं, टेम्परेचर, और दूसरी चीज कौन सी आ जाती है, कैटालिस्ट। तो बेटे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, 400 से 500 सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर है, ओके। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट है वो आपके पास है V2O5, दैट इज वनेडियम पेंटाऑक्साइड। अंडरस्टैंड। तो ये चीज याद रखिए, ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, कॉन्टैक्ट टावर के अंदर, बिल्कुल सही बात। अच्छा, लास्ट चीज, अब ना ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन, ये कैसा है, एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें कुछ हीट निकलती है। तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बना देता हूँ। ये पॉइंट बनाने का मकसद कि आप लोगों को अच्छे तरीके से हर चीज क्लियर कट मिले। तो यहाँ पे आपके पास बेटे हीट निकलती है इस रिएक्शन के दौरान, और कितनी निकलती है, वो निकलती है अप्रोक्सीमेटली 269.3 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन लगा रहा हूँ, इवॉल्व हो रही है। अच्छा ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहले हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये रिएक्शन शुरू हो जाता है ना तो इतनी हीट इसके अंदर निकल रही होती है कि फिर हमें टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये रिएक्शन खुद ब खुद ही चलता जाता है, क्योंकि हीट निकल रही है इस रिएक्शन के दौरान, तो वो यूज हो जाती है और आगे रिएक्शन चलता रहता है। तो इस वजह से इकोनॉमिकल है, ये ना समझिएगा कि इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो पैसा इतना लग जाएगा, ये बड़ा इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इस वजह से तो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वाले, क्योंकि कभी भी अपना नुकसान करना नहीं चाहते, हम चाहे करें वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटे कॉन्टैक्ट टावर के अंदर हुआ, मतलब कॉन्टैक्ट टावर के अंदर हमने भेजा क्या था, SO2, निकला क्या, SO3। चलो, मतलब कॉन्टैक्ट टावर से जब चीज निकली तो पहले जैसी नहीं थी, वो कैसी हो गई, वो अब SO3 हो गई। अंडरस्टैंड। अब लास्ट यूनिट है, दिस इज द मेन यूनिट, जहां पे हमारे पास हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, अपना सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होता है कि जो SO3 यहाँ प्रोड्यूस हुई है ना, हम उसको यहाँ से गुजारते हैं, और यहाँ पे ऊपर हमने क्या रखा होता है, यहाँ पे एक टावर होता है, उसके अंदर सुराख होते हैं, और उससे हम क्या नीचे फेंक रहे होते हैं, उसके हम फेंक रहे होते हैं H2SO4। मतलब जो हमने पहले से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया है ना, उसको यहाँ पे ऐसे नीचे वो ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होता है, और ये SO3 गैस जब अंदर इंटर होती है तो SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्शन हो जाता है, मतलब कुछ ऐसे हो जाता है कि ये आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं H2SO7, ठीक है ना। ये एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर जो रिएक्शन होता है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन यूनिट के अंदर क्या होगा कि जो आपका H2SO4 होगा वो SO3 के साथ रिएक्शन करेगा और बना देगा H2S2O7, ठीक है ना।
और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। अब बेटे फिर आपके पास ये जो ओलियम बन जाता है ना, ये ऐसे नीचे बैठ जाता है, फिर इसके अंदर हम वाटर ऐड करके ना अपनी मर्जी से जिस मर्जी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या है हमारे पास कि H2H2O7 का अगर बेटे मैं रिएक्शन करवा दूं H2O के साथ, ये पता किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 के अंदर। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि हम बनाना चाहते थे, वो बन गया। तो ये आपके पास लास्ट यूनिट है। फिर इसका क्या नाम है, इसका यूनिट का नाम है एब्जॉर्प्शन यूनिट, क्योंकि इसमें आपकी जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है पहले से मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, फिर उसके अंदर हम वाटर ऐड करके सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि बाद में जब इसमें पानी ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और बन जाता है। तो हमारी अपनी मर्जी है कि हम कितना बनाना चाहते हैं। तो बेटे इस तरह से आपके पास ये प्रोसेस चलता है, ठीक है ना। तो डायग्राम ये सारा कुछ यकीन माने ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन और एक ये प्रिपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये होगी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब हमारे पास अगला जो लेक्चर आएगा आपके पास वो होगा प्रॉपर्टीज़ पे और इस तरह की सारी चीज़ों पे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए बेटे, इंशाल्लाह जल्द ही हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।